हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इस बेजान सी टॉपिक में एक जान डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर बातें यहाँ और यहाँ फीड हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि यौन संचारित रोग। ये कक्षा 12 का टॉपिक है और इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और ये टॉपिक आपको काम आएगा क्लास 10th में अगर हो तब पर भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, यानी कि यौन संचारित रोग जो होता है वो क्या होता है। यौन संचारित रोग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या जानते हो आप इस यौन संचारित रोग के बारे में। पहले हम उस चीज़ों की बात करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है, एक प्रकार का संक्रमण है जो फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, यानी कि लैंगिक संपर्क बनाने से ये रोग एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। समझ में आया। अब इस रोग की बात करें तो ये रोग जो होता है कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और परीक्षा में अलग अलग नामों से भी इस रोग को पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। तो हम कहेंगे इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड through sexual intercourse। Sexual intercourse called sexually transmitted डिजीज। समझ में आया बेटा कि ये एक संक्रमण है जो लैंगिक संपर्क से फैलता है या यौन संबंध बनाने से फैलता है। यह एक संक्रमण है जो यौन संपर्क से फैलता है, जिसे यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग कहते हैं। बात समझ में आया बेटा कि क्या है। ये एक संक्रमण है जो यौन संपर्क से फैलता है, जिसे यौन संचारित रोग कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि अगर कोई इंसान बिना सेफ्टी के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब पर भी ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, फैलती है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं बिना सुरक्षा के असुरक्षित यौन संपर्क से ये सभी रोग फैलते हैं। समझ में आ। अब दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, आल्सो नोन एज, किन किन रूपों में जाना जाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आल्सो नोन एज। ठीक है, लिखें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यहाँ पर क्या हो गया जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम क्या कहते हैं, STD के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज। इसको क्या क्या कहा जाता है पहले वो भी जान लो।
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एसटीडी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, यानी कि यौन संचारित संक्रमण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं, इसको पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं तो इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं STI, यानी कि यौन संचारित संक्रमण भी कहते हैं। ठीक है, यौन संचारित संक्रमण के नाम से जानते हैं। दूसरे नाम पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पर इसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि श्रोणि भाग में होने वाला रोग। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि PID, जिसको हम कहते हैं श्रोणि भाग में होने वाला रोग। श्रोणि भाग में होने वाला रोग या संक्रमण। अगली पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पर इसको हम कहते हैं RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, यानी कि हम बात कर रहे हैं जनन पथ संक्रमण, जनन पथ संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे VD की बात कर रहे हैं तो वर्नियल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग इसके नाम हैं जिसके द्वारा एग्ज़ाम में इनको पूछा जाता है। इन सभी नामों को आपको याद करना है, समझना है, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके आगे की पॉइंट को समझते हैं। यहीं पर हम बता दें तो आपके NCERT में लिखा हुआ है डायरेक्ट, ये टारगेट बता रहा है या डायरेक्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा आज के डेट में देखने को मिल रहा है जो 15 से 24 साल के युवा पीढ़ी हैं, उनके अंदर ये क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कि अगर हम बात कर रहे हैं दियर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड, ठीक है, टू वेरी हाई एमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 ईयर, यानी कि कह रहा है कि दियर इंसिडेंट, यानी कि दियर इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 15 से 24 वर्ष के युवाओं में। ठीक है, तो हम कहेंगे दियर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी their incident are reported to be very high among the age group of 15 to 24 ईयर। यानी कि बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट के अनुसार इसका संक्रमण सबसे ज़्यादा
15 से 24 वर्ष के लोगों में दिख रहा है। समझ में आया? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा 15 से 24 वर्ष के लोगों में दिख रहा है। बात समझ में आया? अब अगर हम बात कर रहे हैं इसका सिम्टम क्या हो सकता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई जो लड़का है या लड़की है, पुरुष है या फिर महिला है, वो कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से संक्रमण है, कैसे पता चलेगा, इसका सिम्टम क्या है, शुरुआती का लक्षण क्या है। तो उस लक्षण की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इचिंग यानी कि खुजली होगी। दूसरा फ्लूइड डिस्चार्ज यानी कि कुछ लिक्विड निकलेंगे, तरल पदार्थ निकलेंगे। स्लाइटली पेन, हल्का हल्का दर्द होगा। स्वेलिंग यानी कि थोड़ी सी सूजन होगी। कहाँ पर? ये आपको सिम्टम दिखाई देंगे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। क्या सिम्टम होगी? पहली सिम्टम होगी इचिंग यानी कि खुजली, यानी कि पहला लक्षण जो होगा वो होगा खुजली। दूसरी लक्षण थोड़ी सी फ्लूइड निकलेगी, तरल पदार्थ का स्राव होगा। स्लाइटली पेन यानी कि हल्का हल्का दर्द होगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग होगी, हल्की सी सूजन होगी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, ग्रसित हैं। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर्स के पास जाना है, उनको बताना है और फिर उनसे दवा लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान को ये रोग हो गया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर हो गया या PID हो गया, तो इसको कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, समझ में आता है? समझा दूंगा, अच्छे से याद करवा दूंगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। रिवीजन भी करवा दूंगा थोड़ी देर बाद। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कठिनाइयों की बात कर रहे हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, एबॉर्शन हो जाएगा यानी कि गर्भपात हो जाएगा। और स्टिल बर्थ हो जाएगा यानी कि गर्भ पूरा नहीं हुआ है, बच्चा पैदा हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो यूटेरस की दीवार से चिपकने की जगह वो चिपक जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो सकती है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये सभी कठिनाइयाँ होती हैं अगर किसी इंसान को ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई। तब बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है। क्या होती है? एबॉर्शन हो सकता है, स्टील बर्थ हो सकता है यानी कि गर्भकाल पूरा होने से पहले बच्चा पैदा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, जो भ्रूण का रोपण होता है, एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस की वॉल से साथ, वो नहीं हो करके सीधे फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के अंदर ही हो जाता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है यानी कि बांझपन भी आ सकता है। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जनन पथ जो होते हैं वहाँ पर कैंसर हो सकता है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया उसको मैं एक बार लिख करके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाक से आप इसको नोट कीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। अब हम इसको मिटा रहे हैं। हमने क्या बताया अभी, अर्ली सिम्टम यानी कि शुरुआती के लक्षण क्या होंगे। अर्ली सिम्टम्स, प्रारंभिक लक्षण, प्रारंभिक प्रारंभिक लक्षण की बात कर रहे हैं बेटा, अर्ली सिम्टम प्रारंभिक लक्षण की बात कर रहे हैं। तो पहली प्रारंभिक लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो खुजली होगी यानी कि इचिंग होगी,
खुजली होगी। दूसरी बात कर रहे हैं तो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। फ्लूइड डिस्चार्ज यानी कि तरल का स्राव होगा, तरल स्राव होगा। अगली बात कर रहे हैं तो स्लाइटली पेन, हल्का हल्का दर्द होगा, स्लाइटली पेन होगा या स्लाइट पेन, हल्का दर्द, हल्का दर्द होगा। अगला हम बात कर रहे हैं तो स्वेलिंग होगी, यानी कि सूजन ETC। ये इसके शुरुआती के लक्षण है। किसी इंसान को अगर ये हो रहा है तो उसमें ये दिखेगा। आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर उनमें ये लक्षण दिख रहा है तो मतलब वो क्या है, इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखा आपने कि जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यानी कि यौन संचालित रोग होती है, उनके शुरुआती के लक्षण क्या होते हैं उसको देख लिया आपने बाकायदा। मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। पहला देखा कि आपने इचिंग होती है, यानी कि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा है, यौन संचालित रोग हो रहा है, तो सबसे पहले उसको खुजली होगी। कहाँ पर? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वहाँ पर, यानी कि जनन अंगों पर। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा तरल निकलेगा। उसके बाद हल्का सा पेन होगा, थोड़ी थोड़ी दर्द भी होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वहाँ पर सूजन भी हो जाएगी, स्वेलिंग भी हो जाएगी। देन उसके बाद हम कवर करेंगे कॉम्पैक्टेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि अगर हम बात करें जो श्रोणि भाग होती है, कमर के नीचे वाले हिस्से जो होते हैं, वहाँ पर जो डिजीज़ होती है उसमें क्या कठिनाइयाँ होती हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं जो आपकी STD है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसको हम यौन संचालित रोग के नाम से जानते हैं। इस यौन संचालित रोग के दौरान इंसान को कौन कौन सी समस्याएं झेलना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस कठिनाई के बारे में हम जानेंगे। एक मिनट, चलिए उस कठिनाई के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी कठिनाई होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उसको मैं आपको पॉइंट वाइज करके बताता हूँ। 4-5 कठिनाइयाँ होंगी जो मेन है, उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके NCERT में दिखाया हुआ है। सबसे पहले अगर कठिनाई की हम बात करें तो पहला होगा एबॉर्शन, यानी कि गर्भपात हो जाएगा। ठीक है, एबॉर्शन में क्या होगी, कठिनाई होगी। गर्भपात। दूसरी जो कठिनाई होगी वो दूसरी कठिनाई आपकी है स्टिल बर्थ, यानी कि अगर हम बात करें जो बच्चे का गर्भकाल है वो पूरा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही क्या होगा, जन्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्टिल बर्थ। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है भाई, देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। जैसे कोई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर आता है ओवरी। कई बार ये डायग्राम आप बना चुके होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये डायग्राम याद हो जाएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब अगर किसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, तो जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है, यानी कि भ्रूण का जो रोपण होता है, वो नॉर्मली यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। इन तीनों लोकेशन में से कहीं भी हो सकता है, तीनों स्थान में से कहीं पर भी हो सकता है। कब? अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी तब। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है वो इनसाइड द यूटेराइन कैविटी होता है, यूटेरस के अंदर होता है। यानी कि जो सामान्य गर्भधारण होता है वो उसके अंदर जो भ्रूण का रोपण होता है, अंतर रोपण होता है, वो गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है,
यहाँ पर क्या होता है, जो भ्रूण का रोपण होता है ना बेटा, वो भ्रूण का रोपण इस कैविटी के अंदर ना हो करके, यानी कि जो यूटेरस है ना, यूटेरस यानी कि गर्भाशय, इस गर्भाशय में ना हो करके जो प्रेगनेंसी होती है वो यहाँ पर, यानी कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो यहाँ पर हो जाती है। तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, यानी कि ये हम बात करें इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि अंतरोपण या भ्रूण का रोपण। ये जो भ्रूण रोपण होती है वो कहाँ हो जाती है, ये संरचना क्या है भाई, ये संरचना है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, जो भ्रूण का रोपण होता है कहाँ हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। कब, जब प्रेगनेंसी एक्टोपिक होगी तब, यानी कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं। अगली समस्या क्या हो सकती है, अगली समस्या हो सकती है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगली समस्या की हम बात करें तो क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन की समस्या हो सकती है अगली, यानी कि दंपत्ति क्या होंगे, संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाएंगे, संतान उत्पन्न करने में उनको कठिनाई होगी, इसको हम कहते हैं बांझपन। अगली बात कर रहे हैं तो कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि ये जो जनन अंग है ना, जनन सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, वहाँ पर कैंसर हो सकता है। तो अगली जो पांचवी कठिनाई है और सबसे मेजर कठिनाई जो है, हम बात करें इसको ब्लैक मार्कर से लिख करके, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जनन पथ में कैंसर या जनन पथ का कैंसर हो सकता है, जनन पथ या मार्ग का कैंसर हो सकता है। ठीक, जनन पथ या मार्ग में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और ये सारी समस्याएं होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण, यौन संचारित रोग के कारण। तो मैं पूरी आशा कर सकता हूं कि आप सभी को ये बातें मैंने जो बताया है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, इन सभी के कारण हमने बता दिया कि जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, इन सभी के कारण ये सभी समस्याएं हो सकती हैं, ये सभी कठिनाइयां हो सकती हैं। अब बात ये आती है, हमने देख लिया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कठिनाइयां कौन कौन सी होगी, तो इसका कुछ इलाज भी तो होगा, यानी कि कैसे बचा जा सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा। देन उसके बाद हम सीखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कितने हैं या कौन कौन से हैं और किसके कारण होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है उसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की ओर कि कैसे बचाव किया जा सकता है, यौन संचारित रोगों से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि हम बात करें यौन संचारित रोग के बचाव व उपचार। ठीक है, बचाव व उपचार की हम बात कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो आपको एक ही काम करना है कि किसी भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। दूसरी बात, आपको मल्टीपल पार्टनर का चूज नहीं करता। ये जो आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है, भाई एक बनाए उससे काम नहीं बना, दूसरा बनाए फिर उससे काम नहीं बना, तीसरा बनाए, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल पार्टनर्स के पास नहीं जाना है, अननोन पार्टनर नहीं बनाना है।
ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन का पूरा यूज करना है, जिससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। 3 पॉइंट याद रखनी है आपको। पहली, अननोन पार्टनर के साथ यानी कि अनजाने व्यक्ति के साथ सेक्स नहीं करना है। दूसरा, ढेर सारे व्यक्तियों के साथ सेक्स नहीं करना है, यानी कि मल्टीपल पार्टनर को नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगला प्रोटेक्शन का यूज करना है। और अगर हम चौथे की बात करें, अगर आपको लग रहा है, जो हमने सिम्टम्स बताया, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, पेन, अगर ये सभी हो रहा है तो आपको तुरंत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के पास जाकर के संपर्क करनी है, ठीक है। अब अगर हम उपचार की बात कर रहे हैं, ये तो आपका क्या हो जाएगा, बचाव। उपचार की बात करें, देखो अगर हम बात करें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये अपने क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच गए, यानी कि एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए, पीक पर पहुंच गए, तो इसका उपचार असंभव है। लेकिन शुरुआती का दौर है, ये यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने से पहले अगर आप डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं तो आपका ये यहाँ पर जो था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पर पहुँच गया तो भाई मुश्किल है। यानी कि उपचार के लिए हम शुरुआती दौर में ही उपचार करवाएं तो समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। तो पहली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं बचाव की। तो नंबर 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला क्या होगा, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, यानी कि अनजान व्यक्ति और एक से ज़्यादा लोग के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। या हम कह सकते हैं अनजान व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बेटा बात कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डम्स, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रोटेक्शन लाइक क्वांटम, ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं संभोग करते समय हमेशा कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा इन केस ऑफ डाउट, यानी कि शंका हो, वन शुड गो टू ए
experienced or qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. In case of doubt, go to a qualified doctor. Qualified doctors for early detection and diagnosis to it. यानी कि आशंका होने पर या संदेह होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे उसके जांच एवं इलाज हो सके। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा बढ़िया से। हमने क्या बताया कि कैसे बचा जा सकता है, तो बचा जा सकता है भाई अवॉइड करके सेक्स विद अननोन पार्टनर, ठीक है। अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करके, अननोन पार्टनर जो होते हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए सेक्स को, और जो मल्टीपल पार्टनर होते हैं उनसे भी सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगली पॉइंट हमने क्या बताया कि ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रोटेक्शन लाइक कंडम ड्यूरिंग द कोइटस, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते समय क्या करना चाहिए, हमें कंडम का यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट हम बात करें इन केस ऑफ डाउट, यानी कि शक हो रही है या संदेह हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसकी डिटेक्शन के लिए, यानी कि उसकी जांच करने के लिए, और उसको डायग्नोसिस यानी कि समाप्त या इलाज करने के लिए। ये पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। अब बारी आती है कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में कौन कौन से रोग होते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को लिखते हैं, फिर उसको आपको बताते हैं क्या क्या है। चलिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है एक साइड रोग कौन कौन से होते हैं, और दूसरी साइड कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण ये रोग होते हैं। बाकी बचा हुआ है कि कौन सा वायरस के कारण हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, इसको भी मैं लिख दूंगा। देखिए, सबसे पहला है रोग क्लेमाइडासिस। ये क्लेमाइडासिस एक रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और ये उत्पन्न होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनाटिस के कारण एक ये रोग उत्पन्न होता है। अब बेटा अगर हम बात करें जो क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनाटिस है, ये क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है, ठीक है। और इस जीवाणु के द्वारा क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है दोनों सेम सेम है, इसलिए मैंने इसको सेम सेम लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, तो आप समझ जाइएगा। उसके बाद बात करें दूसरा जो रोग है वो है गोनेरिया। गोनेरिया की बात करें तो ये होता है नाइसेरिया गोनेरिया के कारण। जो नाइसेरिया गोनेरिया क्या है, ये भी एक जीवाणु है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण क्या रोग हो रहा है, गोनेरिया रोग हो रहा है। दूसरी बात हम बात करें सिम्फिल्स की बात करें, सिम्फिल्स भी क्या होता है भाई, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये ट्रिपैनोसोमा पैलिडम नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, ये ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं वो भी बताऊंगा अभी। उसके बाद हम बात करें जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जेनिटल हर्पीस जो होता है ह्यूमन HSV-2 के कारण होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ये जो वायरस है HSV-2, इसको हम कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। यहाँ पर मैं पूरा नाम लिख दूँ, इसको कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ये HSV का पूरा नाम है।
हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप सेकेंड से ये रोग होता है। अब बेटा अगर हम बात करें तो जो ये SSV2 है ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है, सॉरी ये एक वायरस है। ऊपर के 3 बैक्टीरिया थे, ये क्या है, एक वायरस है। वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु है, तो ये विषाणु जनित रोग है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जेनिटल वर्थ। जेनिटल वर्थ क्या है, एक टाइप का कैंसर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये होता किसके कारण है, ये होता है HPV। इसका मतलब क्या है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV का फुल फॉर्म क्या है भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। तो भाई ये क्या है, ये भी तो वायरस है, ये भी क्या है, वायरस है एक टाइप का, ये भी क्या है, वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। उसके बाद हम बात करें हेपेटाइटिस बी की। ये हेपेटाइटिस बी बहुत ही भयानक डिजीज होता है और ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, यानी कि HBV, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ये होता है, और ये भाई हमने बता दिया कि किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कॉज्ड बाय वायरस, या वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। अगली हम बात करें भाई, तो अगला जो होता है उसका ट्राइकोमोनासिस होता है। और ये जो ट्राइकोमोनासिस डिजीज होता है भाई, ये ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस के कारण होता है। किसके कारण, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस के कारण ट्राइकोमोनासिस होता है। और ये जो आपका ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस है, ये ना तो वायरस है ना तो बैक्टीरिया है, और ये है एक प्रकार का प्रोटोजोआ। ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को हिंदी में भी हम प्रोटोजोआ कहते हैं। लास्ट हम बात कर रहे हैं जो एक तूफान की तरह हम कह सकते हैं, या सभी के संज्ञान में होगा, सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम है एड्स, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग है जो एड्स कहलाता है, और ये उत्पन्न होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण। HIV का मैं पूरा नाम लिख दूं, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण क्या होता है भाई, एड्स रोग होता है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये HIV है, लिख देता हूं मैं, क्या है ये, वायरस है। ठीक, तो अब देखो बात करते हैं, इन सभी रोगों में हम बात कर रहे हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जिसका शुरुआती दौर में पता लग जाए तो उसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जिसका कभी भी समापन नहीं होता है, कभी भी समापन नहीं होता है। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और इस एड्स रोग को डायग्नोसिस करने के लिए, एड्स रोग को समाप्त करने के लिए टीके की खोज कर रहे हैं। ठीक है, एक वैक्सीन बना रहे हैं जिससे एड्स से छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसका उपचार संभव नहीं है। तो उपचार संभव नहीं भी वाले में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा जेनिटल हर्पिस, जिसको हम कैंसर भी, जेनिटल हर्पिस हो जाएगा, जेनिटल हर्पिस की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका हेपेटाइटिस बी है और एड्स, ये 3 ऐसे हैं जिसका उपचार संभव नहीं है अभी तक। और बाकी जो ऐसे हैं, जो क्लेमाइडासिस है, गोनेरिया है, सिम्फिल्स हैं, जेनिटल वर्थ हैं, ट्राइकोमोनासिस है, इन सभी का अगर शुरुआती दौर में पता लग जाता है तो इन सभी का इलाज करवाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी पॉइंट्स मैंने आज के इस क्लास में आपको बताया है, समझाया है, वो सभी आपके दिलो दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से बैठ गया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या आपने देखा अभी यहाँ पर। तो आपने देखा कि रोग कौन कौन से होते हैं, यौन संचारित है। अब बेटा अगर हम बात करें तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि राइट द नेम ऑफ, ठीक है, राइट द नेम ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले यौन संचारित रोग का नाम लिखिए। तो आप जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, तो क्लेमाइडासिस है जो क्लेमाइडिया ट्राइकोमाटिस के द्वारा होता है, गोनेरिया है जो नाइसेरिया गोनेरिया के द्वारा होता है,
सिम्फेल्स है जो ट्रिपैनोसोमा पैलिडम के द्वारा होता है। इस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। मैं आशीष प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में।